हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 63 को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 747। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक रूट टू भरमौर फ्रॉम धर्मशाला। निम्नलिखित में से कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर के ट्रैक मार्ग का प्रारंभिक बिंदु है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो धर्मशाला से भरमौर तक का ट्रैक है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट होती है इस ट्रैक की कनियारा से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ एक फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मलाना विलेज की बात की थी। जैसे कि आपको पता है कि मलाना विलेज की अपनी ही एक अलग से पार्लियामेंट है, ठीक है। और उस पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक तो लोअर हाउस और एक अपर हाउस। अब यहाँ पर हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। मलाना की जो लोअर हाउस है उसे हम क्या कहते हैं, कनिष्ठांग। और अपर हाउस को हम क्या कहते हैं, ज्येष्ठांग। तो ये दो हाउसेस है मलाना पार्लियामेंट के। इसी तरह से हमने एक लोकल डायलेक्ट देखी थी जो मलाना विलेज में बोली जाती है। उस लोकल डायलेक्ट का क्या नाम है, कनाशी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लोअर हाउस को हम कहते हैं कनिष्ठांग, अपर हाउस को कहते हैं ज्येष्ठांग, और वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कनाशी। और ये जो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 748। द शिवालिक हिल्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड। ऐसा माना जाता है कि पूर्व वैदिक काल के दौरान शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास था। इस क्वेश्चन को हम देखो कहाँ से टैकल करेंगे। यहाँ पे जिक्र हो रहा है शिवालिक हिल्स का। शिवालिक हिल्स में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शांबर। ध्यान से इसको हम रिलेट करते हुए चलेंगे। शिवालिक हिल्स में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शांबर। इसके हिल्स में कितने फोर्ट्स थे, 99 फोर्ट्स, ठीक है। एट द सेम टाइम आर्यंस का भी इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। और आर्यन का जो किंग था उसका नाम था दिवोदास। शांबर जो कि शिवालिक हिल्स में पहले से रहा करता था, और आर्यंस किंग जिसका नाम था दिवोदास जो कि किस ट्राइब को बिलोंग करता था, भरत ट्राइब। भरत ट्राइब को ये बिलोंग करता था। तो ये जो आर्यन किंग था दिवोदास, ये तो अपना एक्सपेंशन चाह रहा था। और शिवालिक हिल्स में किसका डेरा था उस टाइम पे, शांबर का। तो इन दोनों के बीच हमें 40 ईयर्स वॉर देखने को मिलती है। 40 सालों तक इन दोनों के बीच युद्ध चला था। अब आपको फैक्ट्स यहाँ से क्या याद रखने हैं कि शांबर का जो एलाय था वो किसके साथ था। तो शांबर की साइड था वृची, और आर्यन किंग दिवोदास के साथ कौन था, ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज। अब ये जो आर्यन किंग था दिवोदास एंड ऋषि भारद्वाज, इन्होंने मिलकर शांबर और वृची इन दोनों को हरा दिया था। और किस स्थान पे हराया था, उदुबराज। उदुबराज। तो यहाँ पर इन दोनों को इसने मार दिया था, ठीक है। तो ये स्टोरी हमने देखी थी। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं कि शिवालिक हिल्स में उस टाइम पर कौन रहा करता था, शांबर। और कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ये जो शांबर था ये एक दस्यु किंग था। दस्यु किंग। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है वो आप यहाँ पे देख लो। देखो ये जो वर्ड है दस्यु, दस्यु जो वर्ड है ये यूज किया जाता था डार्क स्किन पीपल के लिए। डार्क स्किन्ड पीपल, जो काले लोग थे जिनकी स्किन डार्क थी उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था, दस्यु। तो कई बुक्स में हमें देखने को मिल जाएगा कि शांबर जो था एक दस्यु किंग था। और आपको पता है कि जो कोल्स थे इन्हें वैदिक टाइम में क्या कहा जाता था, दास और दस्यु। दास और दस्यु। और दस्यु टर्म किस लिए यूज की जाती थी, फॉर डार्क स्किन्ड पीपल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। अब कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पे दास और दस्यु के बारे में जानते हैं। देखो दास और दस्यु का जिक्र जो है हमें प्री वैदिक टाइम में देखने को मिलता है। और इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो शिवालिक हिल्स में हमें दास और दस्यु देखने को मिल जाते हैं। इनके अगर मेन लीडर्स की बात करें तो वो थे चामूरी, धुनी, पिपरू, शुष्ना। तो ये इनके पावरफुल चीफ्स थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम खस टाइप के बारे में देखें तो खस का जिक्र हमें देखने को मिलता है बृहत संहिता में। और बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, विश्वामित्र के द्वारा। और ये जो विश्वामित्र की बृहत संहिता है इसमें खस का जिक्र जो है वो किस किस के साथ किया गया है, एक तो कुलुतास के साथ, अंगनास के साथ, कशिनार्स के साथ। तो ये सारे कुछ एक मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 749। विच वैली डज द बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर रीच इन द ईस्ट। तिब्बत और किन्नौर के बीच की सीमा पूर्व में किस घाटी तक पहुंचती है। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर बात हो रही है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है इसका बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो किन्नौर बॉर्डर जो है वो स्टार्ट होता है परेचू से। ये आपने एक तो पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि ये जो बॉर्डर है ये शिपकिला पास से होते होते कहाँ तक जाता है, चोरगढ़ वैली। ईस्ट में एक वैली पड़ती है जिसका नाम है चोरगढ़ वैली।
तो किन्नौर का बॉर्डर कहाँ तक जाता है? चोरगढ़ वैली। तो 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है। इसके बाद आपने याद रखना है कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वो ईस्टर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो किन्नौर अपनी ईस्टर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तिब्बत और जास्कर माउंटेन्स के साथ। और इसी से ही इंडिया और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो बनती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किन्नौर का जो बॉर्डर है ईस्ट में, वो कहाँ तक जाता है? तो वो जाता है चौरगढ़ वैली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question is 750. Which of the following Leaning temple located in Kangra district has been restored by Indian National Trust for Art and Culture Heritage, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इंटेक। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? कांगड़ा जिले में स्थित निम्नलिखित में से किस झुके हुए मंदिर का जीर्णोद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको इंटेक के द्वारा रिस्टोर करवाया गया है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल है भद्रकाली। तो इसके बारे में हम कुछ एक पॉइंट समझान लेते हैं। इस टेम्पल के बारे में आपने याद रखना है कि एग्जैक्ट लोकेशन ये कहाँ पे पड़ती है? सरहा एरिया आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है। किसके लिए ये समर्पित है? भद्रकाली के लिए। अगर हम इसकी एज की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो ये 400 साल पुराना मंदिर है, ठीक है। ये जो मंदिर था, ये जो 1905 में कांगड़ा में जो अर्थक्वेक आया था, उसमें ये डैमेज हो गया था। अब डैमेज होने के बाद इसको फिर से जो रिस्टोर करवाया गया, वो किसके द्वारा कराया गया? इंटेक। और इंटेक की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इस मंदिर को गवर्नमेंट सपोर्ट के द्वारा इंटेक की मदद से रिस्टोर करवाया गया। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रकाली टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 751. व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ 600 ईयर्स ओल्ड मनुस्क्रिप्ट फाउंड इन स्पीति बाय द हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी? हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को स्पीति में मिली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक एंशियंट आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्ट हमें प्राप्त हुई है स्पीति से। तो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे ये जो ओल्ड मनुस्क्रिप्ट हमें मिली है, ये किस वर्ष हमें मिली? 2011 में। और लोकेशन की बात करें तो स्पीति वैली में हमें ये मिली है, ठीक है। और डिस्कवरी जो है किसके द्वारा की गई? हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर इसकी एज की बात करें तो ये 600 साल पुरानी मनुस्क्रिप्ट है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो भाषा है वो क्या है? भोटी लैंग्वेज। तो इस मनुस्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है दैट इज भोटी। तो यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस मनुस्क्रिप्ट में हमें क्या कंटेंट देखने को मिलता है? इस मनुस्क्रिप्ट में हमें आयुर्वेदिक मेडिकल जो नॉलेज है वो हमें इस बुक से देखने को मिला। और किस लैंग्वेज में है ये? भोटी लैंग्वेज। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखना है। कब मिली थी? 2011 में। किसके द्वारा मिली? कितनी साल पुरानी है? क्या लैंग्वेज है? और क्या इसमें मेन कंटेंट है? सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 752. हु साइडेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ नदौन? नदौन के युद्ध में मुगलों का पक्ष किसने रखा था? इस क्वेश्चन से हम जानेंगे बैटल ऑफ नदौन के बारे में। डिटेल में हम जानते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है कि बैटल ऑफ नदौन जो है वो कब लड़ी गई थी। तो एग्जैक्ट याद रख लो, 20 मार्च 1691। कब लड़ी गई थी? 1691। और किस डेट को? 20 मार्च। तो ये सबसे पहले आपने याद रखना है। तो लोकेशन तो नाम से ही पता चल रही है, नदौन। अब मेन पॉइंट है ये किसके बीच लड़ी गई थी। तो एक तरफ अलायंस था राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर एंड गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन दोनों का अलायंस था एक साइड। और दूसरी साइड से कौन थे? मुगल फोर्सेस। और मुगल फोर्सेस में जो लीड कर रहे थे मुगल फोर्सेस को, वो थे आलिफ खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, मुगल्स के जो मेन लीडर थे वो थे आलिफ खान। और इनको जो है किसने सपोर्ट किया था? राजा कृपाल चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड राजा दयाल। राजा दयाल जो थे वो कहाँ के राजा थे? बिजरवाल। तो किस किस का अलायंस हमें देखने को मिला? देखो, एक साइड थे भीमचंद ऑफ बिलासपुर, जो कि बिलासपुर से थे। और इनके साथ किसका अलायंस था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद। एक साइड तो ये थे, दूसरी साइड मुगल फोर्सेस थी। और मुगल फोर्सेस का जो साथ है वो किसने दिया था? एक कांगड़ा के राजा थे जिनका नाम था कृपाल चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे। प्लस इनका सपोर्ट किसने किया था? राजा दयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, राजा दयाल। तो राजा दयाल का नाम किससे जुड़ा है? बैटल ऑफ नदौन से। कहाँ के ये राजा थे? बिजरवाल। ये आपने याद रखना है। अब इस बैटल का जो मेन कॉज था वो क्या था? कि जो राजा भीमचंद थे और जो अदर चीफ्स थे, ठीक है, उन्होंने जो है मुगल को ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया। तो ये इस बैटल का मेन कॉज सिद्ध होता है। अब इसका जो फाइनल आउटकम है इस बैटल का वो क्या निकला? कि जो भीमचंद था और जो उसका अलायंस था, जो कि किसके साथ था? गुरु गोविंद सिंह। तो इस बैटल में भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह, इनकी इसमें जीत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मुगल की साइड से किसने सपोर्ट किया था?
तो मुगल को सपोर्ट किया था एक तो कांगड़ा का राजा था और दूसरा राजा दयाल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और इस बैटल का जो मेंशन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, बचित्र नाटक। तो यहाँ पर हमें इस बैटल का जिक्र देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 753। साच पास इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। साच पास किसको कनेक्ट करता है, चंबा को पांगी से। चंबा को पांगी से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कुछ एक पॉइंट्स हम और जान लेते हैं। और कौन से पासिस है जो चंबा और पांगी के बीच है, एक आपने याद रखना है दराटी। दराटी पास, ये भी किसको कनेक्ट करता है, चंबा को पांगी से। और एक लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंगूर। सिंगूर पास किसको कनेक्ट करता है, कांगड़ा को भरमौर से। कांगड़ा को भरमौर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 754। व्हाट इज रुवेरी, धामू, माजौमी एंड रिवारा इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रुवेरी, धामू, माजौमी या रिवारा क्या है। तो ये जो टिपिकल से वर्ड है ये यूज किए जाते हैं फॉर मिडल मैन। अब मिडल मैन किस चीज का, कि जो अरेंज मैरिजेस होती है उसमें जो मिडल मैन रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम इन नाम से जानते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 755। दीवान टोडरमल एनेक्स्ड विच टेरिटरी फ्रॉम चंबा। दीवान टोडरमल ने चंबा के किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। देखो इस क्वेश्चन से भी हम बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आपने इस नाम को याद रखना है, टोडरमल। टोडरमल कौन था, ये अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, वैसे तो आपको पता होगा पर फिर भी। टोडरमल कौन था, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहला पॉइंट आपने यही याद रखना है। नेक्स्ट आपने यहाँ से याद रखना है कि 1572 में ये जो टोडरमल था इसको परमानेंट सेटलमेंट के लिए कांगड़ा भेज दिया जाता है। ठीक है, अकबर के द्वारा इस टोडरमल को कहाँ भेजा जाता है, कांगड़ा फॉर द परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो टोडरमल था इसने देखो कांगड़ा के 66 विलेजेस, ये डाटा आपने याद रखना है। कांगड़ा के 66 विलेजेस प्लस चंबा का कौन कौन सा एरिया, एक तो हो गया रिहलू, दूसरा हो गया चारी, एक हो गया गरो। ठीक है, तो कौन कौन से एरिया इसने कैप्चर कर लिया, एक तो 66 विलेजेस कांगड़ा के, चंबा से रिहलू, चारी और गरो। इन एरिया को इसने अकबर के लिए राज कर के लिए निर्धारित कर दिया था। ठीक है, तो इन एरिया से इसने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था और इन एरियाज को इसने राज कर के लिए अकबर के लिए निर्धारित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 756। हु वाज इलेक्टेड 3 टाइम्स इन विधानसभा इन द ईयर्स 1952, 1962 एंड 1967। तो वो व्यक्ति थी लालचंद प्रार्थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 757। द यूनिक पंचमुखी शेप्ड मारीच हवन कुंड ऑफ देवता मारीच वाज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स इन 2002 वेयर इट इज लोकेटेड। मारीच हवन कुंड हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ढोला सेरी, जो कि आपको देखने को मिलता है कुमारसैन तहसील में। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 758। What term is used to describe the payment made by the girl's family to the boy's family in the plains? मैदानी इलाकों में लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को किए गए भुगतान का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखो मैरिज ट्रेडिशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक रहता है आपका देहर पेमेंट, ठीक है, एक रहता है डाउरी सिस्टम। देहर पेमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस टाइप के पेमेंट सिस्टम में जो लड़के की फैमिली होती है वो कुछ एक नॉमिनल अमाउंट पे करता है गर्ल्स फैमिली को। ठीक है, मतलब इसमें आपने याद रखना है कि जो बॉय की फैमिली होती है वो गर्ल्स की जो फैमिली होती है उनको कुछ एक अमाउंट पे करता है। पर जो डाउरी सिस्टम होता है जो कि आपको प्लेन एरिया में देखने को मिलता है, इस केस में रिवर्स हो जाता है। इसमें जो लड़की की फैमिली होती है वो कुछ एक पेमेंट किसको देती है, बॉयज फैमिली को। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाउरी। तो डाउरी में उल्टा होता है, मतलब लड़की लड़के की फैमिली को देती है और देहर पेमेंट में जो लड़के की फैमिली होती है वो लड़की की फैमिली को कुछ एक जो नॉमिनल अमाउंट होता है वो पे करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जब लड़की की फैमिली लड़के की फैमिली को कुछ एक नॉमिनल पेमेंट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 759। विच एरिया इज एसोसिएटेड विद द पॉपुलैरिटी ऑफ द कस्टम ऑफ झिंड फूंक और बरार फूंक। लास्ट वीडियो में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था पर वहाँ पर क्वेश्चन कुछ और था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि झिंड फूंक और बरार फूंक नॉर्मली किन डिस्ट्रिक्ट्स में या किन एरियाज में हमें देखने को मिलती है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है झांझरा या फिर गदर या फिर प्रेना। ये एक तरह की इनफॉर्मल मैरिजेस है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी जो रिलीजियस सेरेमनी वो परफॉर्म नहीं की जाती। ना ही इसमें कुछ ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं जिसे हम सप्तपदी कहते हैं वो परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनफॉर्मल मैरिज। फिर है जिंड फूंक और बरार फूंक या फिर जरार फूंकी। इस शादी में
एक लकड़ी होती है बुश, उसको जला के सिंपली शादी की जाती है और इसमें कोई भी पेरेंटल अप्रूवल नहीं होता। ठीक है, और किस एरिया में ये नॉर्मली देखी जाती है? कांगड़ा एंड चंबा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि झुंड फूंक और बरार फूंक कहाँ पर देखी जाती है, तो वो प्रोमिनेंट है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड चंबा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है एक दरोश एंड दबदब, ये मोस्टली परफॉर्म की जाती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।